नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं आप सबके सम्मुख डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और चैनल पर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि पीसीएस का जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन नहीं, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो जिसमें जो है जो मुख्य परीक्षा होगी 2024 की, वो देख सकते हैं आप। वो कब होगी? जून में होगी। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो उन्होंने मेंशन किया है। और इसमें जो है 2025 की प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो कब होगी? अक्टूबर में होगी। तो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो अभी भी आपके पास बहुत ही बढ़िया समय है कि आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकें, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है समय मांगता है। तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का भी कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें 25 मई को निर्धारित किया गया है एग्ज़ाम को लेकर के। तो हम डेली करंट अफेयर प्रोग्राम के माध्यम से आपकी तैयारी को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और एमसीक्यू के माध्यम से दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं, ताकि आने वाले समय में जो भी प्रश्न आए आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, वो ज़्यादातर सही हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? तो मथुरा, लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। यह प्राधिकरण भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो कौन सी निकाय है? वैधानिक निकाय है ये प्राधिकरण। इसके उद्देश्य की बात करें तो प्राधिकरण मुख्य रूप से पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से प्राप्त अनुदान के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्गों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए परियोजनाएं चलाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो उत्तर प्रदेश में होगा। नोडल मंत्रालय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ये मंत्रालय आप याद रखिएगा। अच्छा, ये वाटरवेज बनाए क्यों जा रहे हैं? तो जो परिवहन होता है, यानी लॉजिस्टिक की ढुलाई के लिए, तो कोई भी गुड्स है, ठीक है, कोई भी सामान है, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है, तो ये जो लागत होती है ये जल के थ्रू ये सबसे सस्ता होती है। सबसे महंगा तो एयर का होता है, फिर रोड का होता है ना। लेकिन ये वाला जो है जल वाला सबसे सस्ता होता है। तो इसीलिए ये जो है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जो है वाटरवेज का विकास किया जा रहा है। तो इसका अभी क्षेत्रीय कार्यालय जो है वाराणसी में खोला गया है। वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी असम, पटना जो कि बिहार में है, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और कोलकाता पश्चिम बंगाल में हैं। वाराणसी इसका 6ठा कार्यालय होगा। तो 5 पहले थे, एक 6ठा खुलेगा वाराणसी में। IWAI का वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय न केवल गंगा नदी बल्कि उत्तर प्रदेश में इसकी विभिन्न सहायक नदियों और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास कार्यों की देखभाल करेगा। इसमें कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? तो बेतवा, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा जैसी नदियाँ और गंडक, घाघरा, करमनासा और यमुना नदियों के कुछ हिस्से शामिल हैं। IWAI
का वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश में जलमार्गों के विकास के लिए स्थापित राज्य IWUT प्राधिकरण के साथ भी समन्वय करेगा। दूसरा प्रश्न देखें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1950। तो कब स्थापना हुई? ये 25 जनवरी 1950 को हुई। इसीलिए हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। व्याख्या को देखें तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं इसकी स्थापना को। ठीक है, तो आप इसे इम्पॉर्टेंट मानिएगा एग्जाम के दृष्टि से। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानें तो यह है कि स्थायी संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका वर्णन जो है संविधान में दिया गया है। अनुच्छेद 324 के तहत जो है अनुच्छेद 324 के तहत यह संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के पर्यवेक्षक, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति ईसीआई को प्रदान करता है। तो किसका किसका चुनाव कराता है? लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य जो हैं, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इनका चुनाव कराता है। ये स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं कराता है, तो ये आप याद रखिएगा। स्थानीय निकायों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये बात कर रहा है भारतीय निर्वाचन आयोग की, ठीक है, जो केंद्र की होती है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त जिसकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। राष्ट्रपति मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स कमिश्नर और इलेक्ट्रॉनिक्स कमिश्नरों की पेशकश है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। स्टेटस क्या होता है? तो वेतन और भत्ते जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होता है। पद से हटाया कैसे जाएगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया और आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया या जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की प्रमुख उपलब्धियों की बात कर लें तो सफल चुनाव, इसने 18 लोकसभा चुनाव और 400 से अधिक राज्य विधान मतदाता पंजीकरण, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 100 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं की उपलब्धि हासिल की है। बेहतर लिंग अनुपात है। पंजीकृत मतदाताओं का लिंगानुपात 928 से सुधर कर जो है 948 हो गया है 2024 में। पहले 928 था 2019 में, अब 948 हो गया है, यानी 20 बढ़ गया है 2024 में। राजनीति में अपराधीकरण पर नियंत्रण भी ये लगाता है। लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों द्वारा अपने आपराधिक मामलों के विवरण को प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है। जो आप देखते हैं ना कि फॉर्म भरने से पहले जो है घोषणा पत्र देते हैं अपने, तो डाटा देते हैं, तो उनके ऊपर क्या आपराधिक मामले हैं तो उसका भी विवरण देते हैं। अलग अलग पहले हैं कुछ, जैसे मतदाता साक्षरता के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता है। दिव्यांगजनों द्वारा मतदान को सुगम बनाने के लिए सक्षम ऐप जो है डेवलप किया गया है। आचार संहिता के बारे में देख लेते हैं। तो आचार संहिता लागू करना यह सभी दलों के लिए समान अवसर प्रदान करता है और नियमों के पालन पर नज़र रखता है। परामर्शी अधिकारिता कौन होता है? तो यह चुनाव के बाद होने वाली किसी भी अयोग्यता से जुड़े मामलों में सलाह देता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराता है। दल में आंतरिक लोकतंत्र सुनिश्चित करता है और राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय पार्टियां अभी कितनी हैं वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 6 पार्टियां हैं ना।
अर्ध न्यायिक कार्य भी होते हैं इसके। चुनाव खर्च का समय पर हिसाब न देने वाले उम्मीदवारों को आयोग घोषित करता है। मीडिया नीति भी इसकी है कुछ। नियमित ब्रीडिंग के जरिए चुनाव से जुड़ी जानकारियां साझा करता है, मीडिया को देता है। ठीक है, तो ये हो गया चुनाव आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में। अब देखते हैं बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम संबंधित है गांधी जयंती से, स्वतंत्रता दिवस से, गणतंत्र दिवस से, उपरोक्त सभी से। तो किससे संबंधित है? स्वतंत्रता दिवस से। इसकी व्याख्या को देखें तो ये सैनिक टुकड़ियां हैं अलग अलग, वो बीटिंग रिट्रीट कर रही हैं। तो ये जो समारोह होता है भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव, बीटिंग रिट्रीट का आयोजन गणतंत्र दिवस के 3 दिन बाद यानी 29 जनवरी की शाम को विजय चौक नई दिल्ली में किया जाता है, जिसमें सैन्य और अर्धसैनिक बैंडों द्वारा मनमोहक और प्रेरक धुनें बजाई जाती हैं। बीटिंग रिट्रीट के बारे में जान लें तो यह समारोह सदियों पुरानी सैन्य परंपरा का प्रतीक है, जिसमें सैनिक लड़ाई बंद कर देते हैं, अपने हथियार डाल देते हैं, युद्ध के मैदान से हट जाते हैं और सूर्यास्त के समय रिट्रीट की ध्वनि के साथ अपने शिविरों में लौट आते हैं। भारत में यह समारोह गणतंत्र दिवस उत्सव की परिणति का प्रतीक है। इसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर करते हैं और इसमें उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य मंत्री, शीर्ष अधिकारी और आम जनता शामिल होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में यह एक भव्य आयोजन के रूप में विकसित हुआ है जो राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है तथा इसकी पहचान ध्वज की औपचारिक परेड से होती है। इसके इतिहास की बात करें तो यह सैन्य समारोह 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इसे मूल रूप से आसपास की गश्त करने वाली इकाइयों को उनके महल में वापस बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसे वॉच सेटिंग के रूप में जाना जाता था और शाम को बंदूक से एक राउंड फायर करके सूर्यास्त के समय इसकी शुरुआत की जाती थी। भारत में यह समारोह पिछली बार 1950 के दशक में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की राजकीय यात्रा के दौरान आयोजित किया गया था। तब से यह भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है। भारतीय धुनें इसमें कुछ शामिल होती हैं। समय के साथ समारोह के महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ब्रिटिश और औपनिवेशिक युग से जुड़ी धुनें अब समारोह का हिस्सा नहीं हैं। 2016 में 26 में से 20 प्रस्तुतियां भारतीय संगीतकारों द्वारा रचित थीं, जो स्वदेशी संगीत की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। आजकल भाग लेने वाले बैंडों द्वारा केवल भारतीय धुनें बजाई जाती हैं। 2022 में केंद्र ने एबाइड विद मी को हटा दिया, जिसे महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन कहा जाता है। समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के बैंड द्वारा संगीतमय प्रदर्शन किया जाता है। अभी नेक्स्ट प्रश्न देखें तो अभी हाल ही में एनटीटी लाकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या उपयुक्त सभी ने। तो ये राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने एनटीटी लाकर विकसित किया है। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने जो है विकसित किया है। इसे लॉन्च जो किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यह एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो बड़े संगठनों, MSME, स्टार्टअप, ट्रस्ट और सोसाइटियों सहित विभिन्न संस्थाओं के लिए दस्तावेजों के भंडारण, साझाकरण और सत्यापन को सुव्यवस्थित करता है। यह एक मजबूत तकनीक ढांचे पर बनाया गया है जो कई सरकारी और नियामक प्रणालियों के साथ एकीकृत होता है। यह डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाने और व्यापार करने में आसानी को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के दृष्टिकोण के अनुरूप है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाना है। ठीक है, व्यापार करने में आसानी हो, इसलिए जो है
यहाँ पर सारी सूचनाएं जो है वो इकट्ठे रहेंगे। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में इसरो ने कौन से मिशन को लॉन्च करके उपलब्धि हासिल की है? तो कौन से नंबर की मिशन लॉन्च किया है? तो 100वीं मिशन को लॉन्च किया है। तो ये जो है हमारा इसरो जो है जब गठित हुआ था तो उस समय जब रोहिणी नाम से पहला मिशन लॉन्च किया था, रोहिणी 1, जो आंशिक रूप से असफल था, मतलब आंशिक रूप से सफल था। फिर रोहिणी 2 जो है लॉन्च किया 1980 के दरमियान, ठीक है। तो जब ये लॉन्च किया तो उस समय जो है ये सफल रहा। तो अभी जो फिलहाल में इसने जो है 100वीं जो है अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक। और किस नाम से लॉन्च किया है? तो वो नाम है NVS-02 नाम से लॉन्च किया है। ये नाविक जो हम सुनते हैं ना, नाविक जो नेविगेशन के लिए उपयोग होता है वो, ठीक है। तो इसे लॉन्च किया था। इसकी व्याख्या को देखें तो ये जो है ये एक्स के माध्यम से लिया गया फोटो है। तो GSLV F-15 के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। NVS-2 मिशन है इसका नाम, और 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट लॉन्चिंग का शतक लगाया है। क्रिकेट मैच का जब कोई बल्लेबाज जो है शतक लगाता है तो बहुत चर्चे में आ जाता है, यानी 100 मार दिया, शतक मार दिया। तो यहाँ इसरो ने शतक मारा है। GSLV F-15 रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट 2 को लॉन्च किया गया है। क्या काम करेगी सैटेलाइट? यह नेविगेशन सैटेलाइट जो है परिवहन में उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा। यानी GPS आप देखते हैं ना, GPS के थ्रू क्या होता है, हम एक जगह से अपनी कार को जो है भगाते जाते हैं और GPS लगा लेते हैं उसमें। तो GPS लगा करके गंतव्य स्थान का पता लगाने के लिए GPS के थ्रू जाते रहते हैं। कभी कभी होता क्या है कि पुल पर आप चढ़े हैं, ओवरब्रिज पर, और गूगल बोलता है कि आप जो है लेफ़्ट मुड़ जाओ या राइट मुड़ जाओ, तो नीचे कूदाने की कोशिश करता है। और अभी जो है यूपी की ही घटना है, ओवरब्रिज था एक, आगे टूटा हुआ था, ठीक है। और कार गई GPS के थ्रू, रात का समय था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कार जो है नीचे गिर गई खाई में। तो 3 लोग की मृत्यु हो गई। तो 3 लोग की मृत्यु हो गई तो कुछ GPS की एक कहानी है। तो आप सतर्क रहिएगा, GPS का उपयोग कीजिए लेकिन सतर्कतापूर्वक। तो यहाँ पर जो है नेविगेशन सैटेलाइट जो है उचित ट्रैकिंग और मार्गदर्शन में मदद करेगा, हवाई और समुद्री यातायात को कुशलतापूर्वक ट्रैक करेगा। सैन्य अभियानों के लिए भी यह जरूरी है। भारतीय भूभाग से लगभग 1500 किलोमीटर आगे के क्षेत्र को भी ये कवर करेगा। और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। फरवरी में AI समिट का आयोजन कहाँ पर होगा? किस देश में होगा? तो भारत में, फ्रांस में, इटली में, UK में। तो फ्रांस में होगा। इसकी व्याख्या को देखें तो खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी 2025 को फ्रांस में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक्शन समिट में भाग लेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री इस समिट में सह अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहल पर आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन वैश्विक AI शासन, नवाचार और सार्वजनिक हित की सेवा के
तरीकों पर केंद्रित है। यह शिखर सम्मेलन 10 फरवरी 2025 को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में शुरू होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो एआई बाजार में शक्ति के संकेंद्रण को संबोधित करना है। खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेजन और मेटा जैसी कंपनियों द्वारा नियंत्रित आधारभूत मॉडलों के संदर्भ में यह एआई समिट किया जा रहा है, एक्शन समिट। ठीक है, तो इसमें दुनिया भर के हितधारक जैसे सरकारें, व्यवसाय और नागरिक समाज, शोधकर्ता, कलाकार और पत्रकार शामिल होंगे। और अभी जो है एआई से रिलेटेड जो है एक सूचना आपको पता ही होगी। अभी आने वाले नेक्स्ट करंट अफेयर में कोशिश करूँगा इसे डालने के लिए। तो डीप सीड जो है आप सुन रहे होंगे, इस समय बहुत चर्चा में है। ये चाइना का है R1 और 2 मॉडल लॉन्च किया है R10। तो ये 2 मॉडल लॉन्च किया है डीप सीक नाम से। ठीक है, तो चाइना का नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे इसको अपडेट करने का। ठीक है, हाल ही में लुकाशेंको 7वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो 7 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका और अन्य कुछ यूरोपीय देशों में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन यहाँ पर 7वीं बार बने। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं लुकाशेंको? पोलैंड, ऑस्ट्रिया, बेलारूस, इनमें से कोई नहीं, तो बेलारूस के बने हैं। व्याख्या को देखें तो ये है लुकाशेंको जी, जो बेलारूस के 7वीं बार राष्ट्रपति बने हैं। ये जो है, चलिए कोई नहीं, इसे काट दीजिए, प्रश्न दोबारा टाइप हो गया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने लगातार 7वीं बार जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। बस इसे काटिए। वे वर्ष 1994 से बेलारूस का नेतृत्व कर रहे हैं। अलेक्जेंडर ग्रिगोरिविच लुकाशेंको एक बेलारूसी राजनीतिज्ञ हैं। यह बेलारूस के पहले और आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म बेलारूस में वर्ष 1954 में हुआ है। अब ये सेंटेंस क्या कह रहा है? बेलारूस के पहले और आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। बेलारूस पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1990 में, तब जो है बेलारूस अलग हुआ और तब से जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही हैं। बेलारूस के बारे में जान लें तो यह पूर्वी यूरोप में स्थित एक भू आबद्ध देश है। सोवियत संघ के विघटन से पहले बेलारूस को रूसी नाम बेलोरूसिया नाम से जाना जाता था। यह उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और एवं लातविया से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी और सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर मिन्स्क है। तो इसकी राजधानी और क्या है? मिन्स्क है, और वहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। इस देश की 3 प्रमुख नदियाँ हैं, नेमान, प्रिप्याट और नीपर। तो ये याद रखिएगा, नेमान, प्रिप्याट और नीपर। नेमान नदी पश्चिम की ओर बहते हुए बाल्टिक सागर में गिरती है, जबकि प्रिप्याट नदी पूर्व दिशा में बहती है और नीपर में मिल जाती है। नीपर नदी दक्षिण की ओर बहते हुए काला सागर में गिरती है। इसकी अवस्थिति को देखें तो ये रहा बेलारूस। ठीक है, इसके ईस्ट साइड में, ईस्ट नॉर्थ में जो है रसिया है, नॉर्थ में लातविया है, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है? लिथुआनिया है, वेस्ट साइड में पोलैंड है
और इसके साउथ में यूक्रेन है। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। इसकी राजधानी मिन्स्क बता ही दिया। इसका जो करेंसी है वो क्या है, करेंसी जो है बेलारूसियन रूबल है, ठीक है। कैपिटल बता ही दिया, मिन्स्क, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहली महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 की विजेता टीम कौन है? तो ओडिशा वॉरियर्स क्लब, सुरमा हॉकी क्लब, तमिलनाडु ड्रैगन, इनमें से कोई नहीं। तो ओडिशा वॉरियर्स क्लब ने पहली महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 को जीता है। एक फ्रेंचाइजी क्लब प्रतियोगिता है यह। हॉकी इंडिया का आयोजन भारत में खेल के शासी निकाय हॉकी इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी। केवल पुरुष के लिए ही ये की गई थी। तो 2013 में जो शुरुआत हुआ था सिर्फ पुरुष के लिए। पिछला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। 7 साल के अंतराल के बाद 2024-25 में आयोजित हो रहा है। आयोजन जो है 12 से 26 जनवरी 2025 तक रांची के मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कितने समझौते पर सहमति बनी है? तो कितने समझौते पर सहमति बनी? 5 पर। अभी इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे वो यहाँ आए थे, प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है, अपने गणतंत्र दिवस समारोह में। तो 5 समझौते भी हुए हैं, सहमति बनी है। क्या क्या? भारत इंडोनेशिया के बीच 5 समझौता ज्ञापन नरेंद्र मोदी और प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई है। तो कौन कौन से हुए हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग, भारतीय तटरक्षक बल और इंडोनेशियाई तटरक्षक बल के बीच समुद्री सुरक्षा और संरक्षा पर बल देना, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए सहयोग, डिजिटल विकास के क्षेत्र में सहयोग, वर्ष 2025 से 2028 की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान संबंधी कार्यक्रम। तो ये मुख्य कार्यक्रम है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक काल जो है 1940-1950 का दशक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का था। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने डच औपनिवेशिक शासन के स्वतंत्रता के लिए इंडोनेशिया की लड़ाई का पुरजोर समर्थन किया। दोनों देशों ने 1951 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और व्यापार, संस्कृति और सैन्य मामलों में सहयोग बढ़ा। दोनों राष्ट्र गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर एकमत थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1955 के बाडुंग सम्मेलन में उनकी सक्रिय भागीदारी हुई। 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ? 1961 में। संबंधों में गिरावट जो है 1960 के दशक में हुई, जब 1950-60 के दशक में संबंध तनावपूर्ण हो गए, क्योंकि वर्ष 1959 के विद्रोह और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत के चीन के साथ संबंध खराब हो गए, जबकि इंडोनेशिया चीन के साथ सौहार्दपूर्ण रहा। तो ये जो दशक है संबंध में गिरावट आई। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप इसे देख सकते हैं, उसके साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं। वर्ष 1960 के दशक में इंडोनेशिया ने 1965 के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान का साथ दिया, एकजुटता दिखाई और सैन्य सहायता प्रदान की, ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ तो भी जो है इंडोनेशिया थोड़ा सा हमसे खिटका। अप्रैल 1955 में एशियाई और अफ्रीकी देशों की 29 सरकारों के प्रतिनिधि इंडोनेशिया के बाडुंग में शांति और शीत युद्ध, आर्थिक विकास और उपनिवेशीकरण में तीसरी दुनिया की भूमिका पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में देख लें, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय समूह है। इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। तो बेलग्रेड में हुई थी इसकी स्थापना। यह आंदोलन शीत युद्ध के दौर में बना था। इस आंदोलन का मकसद जो है
महाशक्तियों के दबदबे से आज़ाद होकर राजनीतिक आज़ादी और आर्थिक विकास करना था। यानी हम साम्राज्यवाद की तरफ नहीं रहेंगे, रसिया की तरफ नहीं रहेंगे, समाजवाद की तरफ नहीं रहेंगे यानी रसिया की तरफ नहीं रहेंगे, हम पूंजीवाद की तरफ भी नहीं रहेंगे यानी यूएसए की तरफ नहीं रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे, गुटनिरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, तो ये 1961 में बेलग्रेड में हुई थी इसकी स्थापना। हाल ही में भुगतान प्रणाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो एनपीसीआई, सेबी, आरबीआई और एसबीआई। तो किसके द्वारा जारी की गई? तो ये आरबीआई के द्वारा जारी की गई। ये क्यों जारी की गई? किस तरीके से भुगतान प्रणाली हो रहा है, जो पेमेंट होता है वो किस तरीके से हो रहा है, उसी को लेकर के रिपोर्ट जारी की गई है। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो पिछले 5 कैलेंडर ईयर 2024 तक विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके किए गए भुगतान लेन देन के रुझानों का विश्लेषण करती है। डिजिटल भुगतान लेन देन के मामले में जो है 2013 में 222 करोड़ डिजिटल लेन देन हुए, जिनका मूल्य 772 लाख करोड़ रुपए था। कैलेंडर वर्ष 2024 में इसकी मात्रा में वृद्धि हुई और 54 गुना वृद्धि हुई। मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई, ठीक है, अब यूपीआई बोलते हैं ना, यूपीआई कर दो, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है यूपीआई लेन देन की मात्रा 74.03% की CAGR दर्शाती है। लेन देन का मूल्य पिछले 5 वर्षों में 68.14% की CAGR दर्शाता है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कितना हुआ? तो पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जबकि डेबिट कार्ड की संख्या पिछले 5 वर्षों में अपेक्षाकृत स्थिर रही है। ये स्थिर क्यों रही है? अब ज़्यादातर लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए अब एटीएम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है एटीएम कार्ड, जिसे हम आमतौर पे बोलते हैं। और क्रेडिट कार्ड जो होता है कंपनियां देती हैं, वो कुछ समय के लिए आप उधार भी पैसे खर्च कर सकते हैं। वैश्विक रुझान क्या रहा है? तो भारत प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ है, जिसमें 4 आसियान देशों मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और भारत की तीव्र भुगतान प्रणालियों के बहुपक्षीय संपर्क को सुगम बनाया गया है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS द्वारा परिकल्पित प्रोजेक्ट नेक्सस घरेलू FPS को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है। अब ये देखिए किस तरीके से जो है पेमेंट हुआ है। पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, तो आप टोल पेमेंट करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं, चेक से करते हैं, MSME फाइनेंसिंग होता है, कार्ड के जरिए होता है, फास्ट पेमेंट होता है UPI के द्वारा, IMPS होता है, फास्ट पेमेंट ये भी होता है, बल्क पेमेंट NACH के जरिए होता है, रिटेल जो है NEFT के जरिए होता है, RTGS होता है। ठीक है, तो ये माध्यम है पेमेंट के। भारत में भुगतान प्रणालियाँ कौन कौन सी है? तो भुगतान प्रणालियाँ मौद्रिक और अन्य वित्तीय लेन देन के समाशोधन और निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थापित तंत्र है। भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन जो है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के अधीन होता है। यह विधेयक RBI को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित और पर्यवेक्षक करने का अधिकार देता है। यह विधेयक RBI को भुगतान प्रणाली परिचालकों जैसे कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कार्ड भुगतान नेटवर्क, ATM नेटवर्क आदि को लाइसेंस प्राधिकरण जारी करने का अधिकार देता है। भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षक बोर्ड PSS अधिनियम के तहत RBI द्वारा स्थापित भुगतान प्रणालियों पर सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय है। इसका अध्यक्ष RBI गवर्नर होता है, जबकि DPSS का प्रभारी डिप्टी गवर्नर
उपाध्यक्ष होता है। आज का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारा आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का सिद्धांत, यानी आवश्यक धार्मिक अभ्यास सिद्धांत क्या है उसे हमें देखना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, महाराष्ट्र में एक याचिका में कहा गया था, तो उससे ये मामला जुड़ा हुआ है। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। संदर्भ देखें तो क्या है, यह देखते हुए कि लाउड स्पीकर का उपयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह लाउड स्पीकर सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी भी अन्य ध्वनि उत्सर्जक गैजेट में डेसिबल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक अंतर्निहित तंत्र बनाए जिसका उपयोग किसी भी धर्म के पूजा स्थलों या संसाधनों में किया जाता है। तो ये सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, किसी भी पूजा स्थल में ये लागू होगा। निर्धारित जो डेसिबल जो होगा, निर्धारित डेसिबल की साउंड ही वहाँ पर बजाई जाएगी, अलाउ किया जाएगा। अदालत ने ये निर्देश उस याचिका पर पारित किए जिसमें धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध घंटों और स्वीकार्य डेसिबल सीमा से अधिक लाउड स्पीकरों और एम्पलीफायरों के उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता का आरोप लगाया गया था। लोग लाउड स्पीकर ऐसे लगा देते हैं चोंगा, ठीक है, और इसके द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र इसे बोलते हैं, तो ये दूर तक जो है जाती है। तो जब ये जाती है तो क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो उसी में जनहित याचिका डाली गई थी। अदालत ने 2016 के उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 के सख्त कार्यान्वयन के लिए कई निर्देश जारी किए थे। 2016 में उच्च न्यायालय ने कहा था कि लाउड स्पीकर का प्रयोग किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इसलिए इसका उल्लंघन करने वाली संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के तहत संरक्षण उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ अनुच्छेद 25 इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अनिवार्यता के सिद्धांत का आविष्कार जो है 1954 में सिरूर मठ मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था। अदालत ने कहा कि धर्म शब्द में किसी भी धर्म के अभिन्न सभी अनुष्ठान और प्रथाएं शामिल होंगी। उसने धर्म की आवश्यक और अनावश्यक प्रथाओं को निर्धारित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सर्वोच्च न्यायालय के अनिवार्यता सिद्धांत की कई संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा आलोचना की गई है। तो क्या आलोचना की गई है, तो संवैधानिक कानून के विद्वानों ने तर्क दिया है कि अनिवार्यता अभिन्नता सिद्धांत ने न्यायालय को ऐसे क्षेत्र में ले जाने की कोशिश की है जो उसकी क्षमता से परे है और न्यायाधीशों को विशुद्ध रूप से धार्मिक प्रश्नों पर निर्णय करने की शक्ति प्रदान की है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, वर्षों से न्यायालय इस प्रश्न पर असंगत रहे हैं। कुछ मामलों में उन्होंने अनिवार्यता से निर्धारित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों पर भरोसा किया है, अन्य में अनुयायियों के अनुभवजन्य व्यवहार पर और फिर अन्य में इस आधार पर कि धर्म की उत्पत्ति के समय यह प्रथा मौजूद थी या नहीं। तो ये देखना चाहिए, ठीक है, उत्पत्ति जब हो रही थी तब ये मौजूद था कि नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ईश्वर के साथ मनुष्य के आंतरिक जुड़ाव की अवधारणा के आधार पर किसी व्यक्ति की मान्यताओं का पालन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देना था। रतिलाल पनाहचंद गांधी बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य 18 मार्च 1954 का ये मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे धार्मिक विश्वासों को मानने का मौलिक अधिकार है जो उसके निर्णय या विवेक द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चैनल से जुड़ने के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो और भी कुछ बेहतर चाहते हो तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी बेहतर कर सकें।
थोड़ा इस समय गला ख़राब है, तो वीडियो वॉइस जो है अच्छे से नहीं जा पा रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।